नेहरू शिक्षा महाविद्यालय हिंडौन सिटी राजस्थान की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम सब लोग अध्ययन करेंगे अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत कोहलर द्वारा प्रतिपादित अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। इसके पूर्व हम सब लोगों ने स्किनर का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत और थार्नडाइक का सिद्धांत हमने पढ़ लिया है और ये सभी सिद्धांत जो हैं व्यवहारवाद पर आधारित हैं या व्यवहारवाद को आगे बढ़ाते हैं और जिसमें ये कहा जाता है कि अनुकूलित अनुक्रिया उत्पन्न कराने के लिए उद्दीपन का होना या पुनर्बलन दे करके वांछित अनुक्रिया कराई जा सकती है या उद्दीपक को देख करके प्राणी जो है प्रयत्न एवं भूल के द्वारा सीखने की प्रक्रिया संपादित करते हैं या इसी प्रकार से सीखते हैं। तो कोहलर का जो सिद्धांत है वो गेस्टाल्टवाद के अंतर्गत आता है और इन्होंने पूर्व में प्रचलित अधिगम नियमों या सिद्धांतों को एक प्रकार से खारिज कर दिया या नकार दिया और अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो आइए हम सब लोग अध्ययन करते हैं, तब हमें ज्ञात होगा कि कोहलर का सिद्धांत पूर्व के सिद्धांत जिनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है वे कितने भिन्न हैं। तो आइए हम सब लोग पढ़ते हैं कोहलर का सूझ या अंतर दृष्टि का सिद्धांत। कोहलर गेस्टाल्टवादी विचारक हैं और गेस्टाल्टवाद का उदय जर्मनी में हुआ और गेस्टाल्टवाद एक ऐसी विचारधारा है जो ये मानती है कि मनुष्य जो है अन्य प्राणियों की अपेक्षा बड़ा ही विवेकशील और बुद्धिमान प्राणी है। तो वो साधारण प्राणियों की तरह सीखने की प्रक्रिया प्रयत्न एवं भूल से संपादित नहीं करता, वरन उसके सामने जो समस्या उत्पन्न होती है उस समस्या का वो सही ढंग से प्रत्यक्षण करता है या निरीक्षण करता है, अवलोकन करता है और उस समस्या में ही किसी न किसी प्रकार से समस्या के समाधान का स्वरूप छिपा होता है। व्यक्ति अपनी सूझ से या अपनी अंतर्दृष्टि से उस समस्या के स्रोत को पहचान लेता है या उस समस्या का समाधान करना अपनी अंतर्दृष्टि या सूझ से ढूंढ लेता है और इसी के द्वारा उसके सीखने की प्रक्रिया जो है संपादित होती है। और इन्होंने ये कोहलर महोदय जो थे इन्होंने कैनरी द्वीप पर 1913 से 1918 के बीच में ईस्वी में इन्होंने कई प्रयोग किए और इन्होंने अपना प्रयोग मुर्गियों के ऊपर, बंदरों के ऊपर, वनमानुषों के ऊपर कई प्रयोग किए और इनका जो सबसे प्रमुख प्रयोग माना जाता है वो सुल्तान नाम के एक चिंपैंजी या वनमानुष के ऊपर पाया जाता है। जब इन्होंने अपना प्रयोग किया और उसके द्वारा इन्होंने अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत का नियम जो है अधिगम सिद्धांत का स्थापित किया। तो आइए हम सब लोग देखते हैं इन्होंने कैनरी द्वीप पर 1913 से 1918 के बीच में वनमानुष के ऊपर कई प्रयोग किए और इस अवधि में इन्होंने एक सुल्तान नाम के वनमानुष के ऊपर जो अपना प्रयोग किया था वो वनमानुष के ऊपर इनका किया गया प्रयोग जो है वो सूझ या अंतर्दृष्टि के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और इन्होंने उस वनमानुष के ऊपर दो प्रयोग किए। पहला जो प्रयोग इन्होंने किया, वनमानुष को क्या किया कि एक पिंजड़े में बंद कर दिया और पिंजड़े में जब वनमानुष को बंद किया तो पिंजड़ा जो था उसके बाहर इन्होंने एक टोकरी में केले के गुच्छे रखे और वो जो केले के गुच्छे थे वो वनमानुष को दिखाई देते थे और लेकिन दूरी इतनी थी टोकरी की कि वनमानुष जो है उस केले के गुच्छे को प्राप्त नहीं कर सकता था। जाहिर सी बात है कि वनमानुष को पहले भूख लगी तो उसने उस पिंजरे के बाहर हाथ डाल करके केले के गुच्छों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया। केले के गुच्छे उसे प्राप्त नहीं हुए
और वो थक हार करके बैठ गया, बैठा रहा वो, और फिर उसको भूख लगी, पुनः प्रयत्न उसने किया, पुनः असफल रहा वो, या असफलता हाथ लगी। अब कोहलर महोदय ने प्रयोग के दौरान ये किया था कि इन्होंने 2 छड़ियां रख दी थी उस पिंजरे के अंदर, और छड़ियां जो थी वह आपस में जुड़ जाती थी, और एकाएक उसने सुल्तान नाम के बनमानुस ने छड़ी को लिया और वो उससे खेलता रहा। फिर उसने दूसरी छड़ी को लिया और उससे वो खेलता रहा, और फिर उसको भूख लगी, तो जाहिर सी बात है कि वो केले जो थे उसको देख करके भूख जो है और जागृत होती थी, तो वो दोनों छड़ियों को खेलता रहा। एक छड़ी से उसने केले का गुच्छा प्राप्त करने का प्रयत्न किया, केले की जो डाल थी या डलिया थी वहां तक वो छड़ी नहीं पहुंचती थी। फिर उसने दूसरी छड़ी से प्राप्त करने का प्रयत्न किया, पुनः असफलता हाथ लगी। वो थक करके बैठ रहा, कुछ देर तक वो निष्क्रिय रहा। फिर एकाएक उसके मस्तिष्क में पता नहीं क्या सूझा कि उसने दोनों छड़ियों को उठाया और आपस में जोड़ दिया, और केले का गुच्छा जो है उस बनमानुस ने प्राप्त कर लिया, जिसका नाम सुल्तान था। तो इसको कोहलर के द्वारा कहा गया कि ये जो सूझ है या अंतर्दृष्टि है, यही जो है समस्या समाधान का साधन या कारण है। तो सीखना जो है वो प्रयत्न एवं भूल के द्वारा नहीं होता, जैसे कि पहले थॉर्नडाइक के सिद्धांत में हो रहा था कि बार बार प्रयत्न किया जा रहा था बिल्ली के द्वारा, और बार बार वो असफल हो रही थी, और एकाएक प्रयत्न एवं भूल के द्वारा जो है उसने अधिगम प्राप्त कर लिया था। यहां पर कोहलर महोदय के सिद्धांत में ये हो रहा है कि बनमानुस दोनों छड़ियों से बारी बारी या क्रमशः प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। जब वो असफल हो जाता है तो एकाएक उसके मस्तिष्क में विचार उत्पन्न होता है, और विचार उत्पन्न होने के कारण वो दोनों छड़ियों को आपस में जोड़ करके और केले का गुच्छा जो है प्राप्त कर लेता है। फिर इन्होंने दूसरा प्रयोग किया, और दूसरे प्रयोग के अंतर्गत उसको पुनः पिंजरे में बंद कर दिया, और इसमें तो छड़ी का प्रयोग किया गया था, और दूसरे पिंजरे में इन्होंने ये किया कि केले के गुच्छे को छत पे लटका दिया, और छत पे लटका दिया, और छत पे केले का गुच्छा जब लटक रहा था तो पहले तो बनमानुस ने उछल करके उसे प्राप्त करने का प्रयत्न किया, वो नहीं कर पाया, हार करके बैठ गया, और उन्होंने पिंजरे के अंदर 3 लकड़ी के छोटे छोटे बॉक्स रख दिए थे। तो एकाएक कुछ देर तक निष्क्रिय रहने के पश्चात बनमानुस जो था सुल्तान नाम का, वो एक बॉक्स को रख करके केले के गुच्छे को प्राप्त करने का प्रयत्न किया, नहीं कर पाया। फिर कुछ देर बाद उसने दूसरे बॉक्स को रख करके केले के गुच्छे को प्राप्त करने का प्रयत्न किया, असफल रहा। फिर कुछ देर बाद निष्क्रिय रहने के बाद अचानक उसने तीनों जो बॉक्स थे लकड़ी के, उनको एक के ऊपर एक रख दिया और केले का गुच्छा प्राप्त कर लिया। तो इन्होंने कहा कि ये जो सीखने की प्रक्रिया है ये किसके द्वारा संपन्न हो रही है? सूझ के द्वारा या अंतर्दृष्टि के द्वारा। किसके द्वारा? अंतर्दृष्टि के द्वारा। और इन्होंने कहा कि ये जो सूझ या अंतर्दृष्टि है ये जो है एकाएक उत्पन्न होती है, अचानक उत्पन्न होती है। और इन्होंने कहा कि क्योंकि जो बनमानुस होते हैं, ध्यान दीजिए, जो बनमानुस होते हैं ये प्रकृति के अन्य प्राणियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं। और जब अधिक बुद्धिमान होते हैं, इन्होंने क्या कहा कि वास्तव में ये जो बनमानुस है, ये बनमानुस अपनी समस्या का समाधान इस तरह से कर देता है कि सबसे पहले ये पूरी की पूरी समस्या का एक प्रकार से प्रत्यक्षण करता है। क्या करता है? प्रत्यक्षण जो है वो सही तरीके से करता है। प्रत्यक्षण करने के बाद ये पूरी समस्या को एक साथ देखता है और प्रत्यक्षण और अवलोकन करने के कारण इसके मन में एकाएक आहा अनुभव उत्पन्न होता है। और ये जो आहा अनुभव है यही सूझ या अंतर्दृष्टि का क्या बनता है? कारण बन जाता है और सीखने की जो प्रक्रिया है वो संपन्न हो जाती है। इन्होंने प्रयोग को एक संयोग ना मान करके एक दूसरा
कार्य किया। इन्होंने सोचा कि हो सकता है ये पहला और दूसरा जो प्रयोग है इसमें कोई संयोग हो, तो इस चीज को इन्होंने पुनः एक दूसरी परिस्थिति में अपनाने का विचार किया और दूसरी परिस्थिति में इन्होंने विचार जो किया उसके अंतर्गत इन्होंने ये किया कि अब एक कमरे में बनमानुष को ले जाया गया और केले के जो गुच्छे थे वो ऊपर छत पे लटका दिए गए और वहां पर ना तो लकड़ी का बॉक्स था ना दो छड़ियां थी, वहां पर एक टेबल और सीढ़ी थी और छत अधिक ऊंचाई थी। तो बनमानुष ने बिना समय गंवाए हुए टेबल के ऊपर सीढ़ी को रख करके और केले का गुच्छा प्राप्त कर लिया। फिर इन्होंने एक दूसरा प्रयोग किया कि उसमें कोई भी वस्तु नहीं थी और कोई भी वस्तु नहीं थी, केवल केले का गुच्छा था और ये थे। तो बनमानुष जो था वो कोहलर महोदय के ऊपर चढ़ करके उसने केले के गुच्छे को प्राप्त कर लिया। तो इन्होंने कहा यही सीखने का पक्षांतर है, या सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति जब एक बार सीख लेता है तो सीखे गए ज्ञान पे उसे अनुभव प्राप्त होता है और अनुभव प्राप्त होने के कारण आगे की समस्या के समाधान में या आगे सीखने में उसे सरलता या सहायता प्राप्त हो जाती है। तो इन्होंने कहा कि सीखने की प्रक्रिया में जो पूर्व अनुभव होते हैं ये बड़े सहायक होते हैं और ये जो पूर्व अनुभव होते हैं इनका उपयोग करते हुए किसी व्यक्ति के द्वारा सूझ या अंतर्दृष्टि के द्वारा जो अधिगम प्राप्त किया जाता है, ये अधिगम प्राप्त करने के उपरांत व्यक्ति को फिर एक अनुभव प्राप्त होता है और ये अनुभव जो है उसके व्यवहार का परिमार्जन कर देता है या उसके व्यवहार में सुधार ला देता है और सीखने की प्रक्रिया जो है इसी प्रकार से संपन्न होती है। तो कोहलर महोदय का ये मानना रहा है या इन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया कि सीखने की जो प्रक्रिया है उसके लिए व्यक्ति बार बार प्रयत्न नहीं करता, बार बार गलती नहीं करता, क्योंकि व्यक्ति बुद्धिमान होता है और प्राणियों में सबसे अधिक बुद्धिमान होता है। तो बुद्धिमत्ता के कारण व्यक्ति दी गई समस्या का अवलोकन करता है, निरीक्षण करता है और ध्यान से देखता है। तो उसे अवलोकन या निरीक्षण करने के उपरांत समस्या का समाधान जो है वो उसे पता चल जाता है। इसका उपयोग अगर करते हुए हम अधिगम के सिद्धांत का उदाहरण लेना चाहें या देखना चाहें तो न्यूटन का उदाहरण लिया जा सकता है। न्यूटन क्या थे, सेब के बगीचे में सो रहे थे। सेब का जो बगीचा था उसमें न्यूटन में आराम कर रहे थे या विश्राम कर रहे थे। तो न्यूटन ने जो गति का नियम या कह लीजिए गुरुत्वाकर्षण का नियम खोजा, उसके लिए न्यूटन ने बार बार प्रयत्न नहीं किया, वरन एकाएक न्यूटन के मस्तिष्क में एक सूझ या विचार उत्पन्न हुआ कि सेब जब पेड़ से गिरता है तो जमीन पर ही क्यों गिरता है। तो कोहलर के सिद्धांत के बारे में कहा जा सकता है कि सीखने की जो प्रक्रिया है वो अचानक उत्पन्न होती है और अचानक कैसे उत्पन्न होती है, वो सूझ से उत्पन्न होती है। अर्थात न्यूटन ने जब देखा कि सेब पेड़ से गिर करके जमीन पर ही आ रहा है तो उनके मस्तिष्क में एक विचार आया होगा और वो विचार इस प्रकार था कि पृथ्वी पर या पृथ्वी में कोई ना कोई शक्ति है जिसके कारण सेब पेड़ पे गिरता है तो नीचे की तरफ आता है या कोई वस्तु ऊपर उछाली जाती है तो पुनः वो पृथ्वी पर आ जाती है। दूसरा उदाहरण दिया जा सकता है कोहलर के सिद्धांत के समर्थन में जेम्स वाट का। जेम्स वाट ने ये देखा कि केतली का जो ढक्कन है वो बार बार ऊपर उठ जा रहा है और इस केतली के ढक्कन के बार बार ऊपर उठने की प्रक्रिया में उसने केतली के ढक्कन के ऊपर कुछ कोयले के टुकड़े और रख दिए और कोयले के टुकड़े बार बार ऊपर उठे तो उसके मस्तिष्क में अचानक एक विचार उत्पन्न हुआ, एक सूझ उत्पन्न हुई, एक अंतर्दृष्टि उसको प्राप्त हुई और यही सूझ या यही अंतर्दृष्टि या यही विचार जेम्स वाट के वाष्प के इंजन का या वाष्प में शक्ति होती है, इस अवधारणा का प्रतिपादन करने में सहायता प्राप्त की या सहायक सिद्ध हुआ। तो कहने का मतलब जेम्स वाट के उदाहरण से
और न्यूटन के उदाहरण में हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि समस्या का समाधान सूझ या अंतर्दृष्टि से होता है। सूझ या अंतर्दृष्टि अचानक उत्पन्न होती है, आहा अनुभव के द्वारा उत्पन्न होती है, और ये सूझ या अंतर्दृष्टि जब व्यक्ति में आ जाती है तो समस्या का समाधान कर लेने के कारण व्यक्ति में एक प्रकार से अनुभव प्राप्त होता है, और ये जो प्राप्त अनुभव है अगले समस्या का समाधान करने में सहायक होता है। तो कहने का मतलब यह है कि कोहलर का जो अधिगम सिद्धांत है, पूर्व में थॉर्नडाइक का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत और स्किनर के सिद्धांत से भिन्न है, और इनके सिद्धांत के अंतर्गत ये कहा जा रहा है कि प्रयत्न या भूल या प्रभाव के कारण सीखना नहीं होता है, वरन व्यक्ति के सामने परिस्थिति जो उत्पन्न होती है या परिवेश में जो समस्या आती है, व्यक्ति बुद्धिमान प्राणी होता है और बुद्धिमत्ता के कारण वो समस्या का समग्र रूप से अवलोकन करता है, और समग्र रूप से अवलोकन करने के कारण उसे समस्या का निदान जो है उस समस्या में ही निहित तो होता है। उस निदान को वो अपनी सूझ या अंतर्दृष्टि पे जान लेता है या ढूंढ लेता है। तो एक तरह से अन्वेषण परक जो कार्य होते हैं वह अचानक सूझ या अंतर्दृष्टि से उत्पन्न होते हैं। और कोहलर ने कहा कि सीखने की प्रक्रिया विशेषकर मनुष्यों में साधारण पशुओं की अपेक्षा भिन्न होती है। वो भिन्न इसलिए होती है क्योंकि मनुष्य जो है या बालक जो है वो बुद्धिमान प्राणी है। व्यक्ति जो है विवेकशील होने के कारण किसी कार्य को प्रयत्न एवं भूल के द्वारा सीखने में अपना समय, अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करता है, वरन उसमें सीखने का जो ढंग होता है वो सूझ परक होता है, अंतर्दृष्टि परक होता है, और इसी प्रक्रिया के द्वारा वो अपने सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। और मनुष्यों में या बालकों में सीखने की जो प्रक्रिया है वो सूझ या अंतर्दृष्टि के द्वारा संपन्न होती है। तो अब हम देखते हैं कि कोहलर के अधिगम सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो कोहलर का जो अधिगम सिद्धांत है उसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। नंबर 1 कहा जा सकता है सीखना जो है, सीखना सूझ या अंतर्दृष्टि पर आधारित है। इस पर सूझ या दृष्टि पर आधारित है। अर्थात सीखने की जो प्रक्रिया है वो कैसे संपन्न होती है, सूझ के द्वारा उत्पन्न होती है या अंतर्दृष्टि के द्वारा वो उत्पन्न होती है। क्योंकि व्यक्ति, बालक या वो चाहे वनमानुष ही क्यों न रहा हो, वो अन्य जानवरों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। तो किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए व्यक्ति समग्र समस्या का अवलोकन करता है, निरीक्षण करता है, और अवलोकन निरीक्षण जिसे इनके द्वारा प्रत्यक्षण कहा जा रहा है, और प्रत्यक्षण के द्वारा उस समस्या का समाधान व्यक्ति के द्वारा ढूंढ लिया जाता है। तो इसको कहा जा सकता है कि सीखना जो है वो सूझ या अंतर्दृष्टि के द्वारा होता है। दूसरी बात ये कहते हैं सीखना जो है वो एक प्रकार का सही प्रत्यक्षण है। सही प्रत्यक्षण है। अब सही प्रत्यक्षण क्या है? अगर वनमानुष के द्वारा सही प्रत्यक्षण समस्या का न किया जाता तो वो दोनों छड़ियों को आपस में जोड़ नहीं सकता था। दूसरा उदाहरण जो बाक्स का था, एक बाक्स के ऊपर क्रमशः 3 बाक्स रख करके केले के गुच्छे को प्राप्त कर लेना, ये भी समस्या का सही ढंग से प्रत्यक्षण है। अगर प्रत्यक्षण ना किया जाता तो एक बाक्स के ऊपर दूसरा बाक्स रखने की स्थिति बार बार न आती, और ऐसा उसके द्वारा बार बार नहीं किया गया, प्रयत्न एवं भूल के द्वारा बार बार नहीं किया गया, वरन अपनी सूझ या अंतर्दृष्टि के द्वारा किया गया। और फिर बाद में जब टेबल और सीढ़ी का प्रयोग किया गया या रख दी गई तो उसने टेबल और सीढ़ी का भी उपयोग करते हुए केले के गुच्छे को प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि समस्या का सही ढंग से प्रत्यक्षण कर लेना अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है या महत्वपूर्ण विशेषता है। और तीसरा कहा जा सकता है निर्देशित
निर्देशित व्यवहार और व्यवहार एवं अनुसंधान परक कार्य। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि व्यवहार क्या होता है, सीखने की प्रक्रिया में निर्देशित हो जाता है। निर्देशित होने का उदाहरण दिया जा सकता है कि जो बनमानुष था वो एक के बाद एक छड़ियों को, पहले तो उसने क्या किया, हाथ बढ़ा करके केले के गुच्छे को प्राप्त करने का प्रयत्न किया। वो असफल रहा, फिर पैर के द्वारा उसने प्रयत्न किया, असफल रहा, फिर बाद में उसने छड़ियों को जोड़ दिया। तो ये निर्देशित व्यवहार है और इस प्रक्रिया में अनुसंधान परक कार्य किया जा रहा है और जिसे हम अन्वेषणात्मक कार्य कह सकते हैं। अन्वेषणात्मक कार्य क्या कि इसमें कोई ना कोई जोड़ा जा रहा है, खोज की जा रही है। जैसे बाक्स के ऊपर दूसरा बाक्स में तीसरा बाक्स रख देना एक प्रकार से निर्देशित क्रिया मानी जा सकती है जो उसके मस्तिष्क या सूझ के द्वारा संचालित हो रही है और उसका व्यवहार अन्वेषण परक या खोज परक होता जा रहा है। तो इसके द्वारा भी कहा जा सकता है कि जो सीखने का इनका नियम है, सिद्धांत है, उसकी एक प्रमुख विशेषता है निर्देशित व्यवहार। निर्देशित व्यवहार किसके द्वारा होता है, मस्तिष्क के द्वारा होता है। किसके द्वारा, जो समस्या का समाधान करने में लगा हुआ है उसकी चेतना उसे एक प्रकार से गाइड करने लगती है, निर्देश देने लगती है और उसी के द्वारा व्यक्ति अपनी समस्त चेतना को संग्रहित करके समस्या के समाधान में लग जाता है या खोजने लगता है। उदाहरण के लिए जेम्स वाट ने चारों तरफ से समस्या को निर्देशित व्यवहार के द्वारा ये खोजा कि वाष्प में शक्ति है, या न्यूटन का ये देखना अनुसंधान परक निर्देशित चेतना के द्वारा कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण या कोई शक्ति है जिसके द्वारा पृथ्वी पर कोई वस्तु यदि ऊपर की ओर फेंकी जाए या भेजी जाए तो वो पुनः क्या होती है, वापस आ जाती है। और इसके पश्चात कहा जा सकता है कि सूझ जो है, सूझ उत्पन्न होने के पूर्व कहा जा सकता है कि निष्क्रिय अवस्था आती है। क्या आती है, निष्क्रिय अवस्था। निष्क्रिय अवस्था वो अवस्था है कि जब चिंपैंजी या बनमानुष जिसका नाम सुल्तान था या किसी व्यक्ति के बारे में कहा जा सकता है कि प्रारंभिक प्रयास जो होते हैं या सूझ जो होती है वो जब असफल रहती है तो प्राणी थक करके एक समय के लिए बैठ जाता है, निष्क्रिय हो जाता है और निष्क्रियता की अवस्था में उसे असफलता हाथ लगती है और वो सोचने लगता है कि अब मैं इसको प्राप्त नहीं कर सकता। फिर एकाएक जो है पांचवी विशेषता के रूप में कहा जा सकता है अचानक सूझ उत्पन्न होती है या अचानक सूझ का उत्पन्न होना। सूझ जो है ये अचानक उत्पन्न होती है, पहले से नहीं होती। हाँ, सूझ उत्पन्न होने में पूर्व दृष्टि जो है वो कार्य करती है या पूर्व अनुभव जो है वो कार्य करते हैं। एकाएक व्यक्ति के मन में कोई विचार या अंतर्दृष्टि या सूझ जो है अचानक उत्पन्न होती है, इसको कह सकते हैं बिजली की कौंध जाती है। प्रायः किसी गणित के प्रश्न को हल करने में विद्यार्थी जब बार बार असफल हो जाते हैं और वे थक करके बैठ जाते हैं और थक करके बैठने के पश्चात उनके मस्तिष्क में एकाएक अनुभव या एक विचार आता है कि पुनः करके देखते हैं और पुनः वह उस प्रश्न का सही तरीका ढूंढ लेते हैं और प्रश्न को हल कर देते हैं। तो इसी को कहा जा सकता है कि सूझ जो है ये अचानक उत्पन्न होती है। और फिर कहा जा सकता है छठे क्रमांक पर या छठा जो इनकी विशेषता है वो है कि अंतर्दृष्टि या सूझ जो है वो पक्षांतरित हो जाती है या उसका स्थानांतरण हो जाता है। तो अधिगम या जिसको इनके यहाँ कहा जा सकता है अंतर्दृष्टि या कहा जा सकता है सूझ, ये जो है एक बार उत्पन्न हो जाने के पश्चात इसकी विशेषता है कि इससे जो अनुभव प्राप्त हो रहा है ये अनुभव व्यक्ति के मस्तिष्क में संग्रहित हो जाता है, संकलित हो जाता है और व्यक्ति जो है
इस अनुभव के द्वारा अगली दी गई समस्या का समाधान करने में इस पूर्व अनुभव को या प्राप्त अनुभव का उपयोग करता है। तो कहा जा सकता है इनके अधिगम सिद्धांत की विशेषता है कि अंतर्दृष्टि या सूझ का या जो प्राप्त अधिगम है उसका स्थानांतरण हो जाता है और आगे की क्रियाओं को करने में या आगे अधिगम प्राप्त करने में इस सूझ या अंतर्दृष्टि से प्राप्त अनुभव का उपयोग करते हुए और अधिक व्यवहार का परिमार्जित स्वरूप प्रकट किया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि इनके द्वारा जो नियम कोहलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया वो थॉर्नडाइक, स्किनर और पावलोव जो कि व्यवहारवाद पर आधारित अधिगम के सिद्धांत हैं उससे इनका सिद्धांत भिन्न है। और इनके द्वारा कहा गया कि सीखने की जो प्रक्रिया है वो मनुष्य के विवेकशील होने के कारण बार बार ना तो प्रयत्न के द्वारा और ना तो भूल के द्वारा वो सीखता है। किसी कार्य को करने में व्यक्ति या प्राणी समय नहीं गंवाता है वरन अपनी अंतर्दृष्टि या सूझ की क्षमता के द्वारा वो सीखने की प्रक्रिया को संपन्न करता है। और उसके सीखने की जो प्रक्रिया है वो सदैव सूझ या अंतर्दृष्टि के द्वारा होती है। सूझ या अंतर्दृष्टि किस प्रकार से व्यक्ति में आती है, दी गई समस्या का वो सही ढंग से प्रत्यक्षण करता है, निरीक्षण करता है, अवलोकन करता है। सही ढंग से प्रत्यक्षण करने पर एकाएक उसके मन में विचार या सूझ उत्पन्न होती है और वो निहित समस्या का समाधान जो समस्या में ही निहित होता है या छुपा रहता है उस छुपे हुए रहस्य को, नियम को, तथ्य को व्यक्ति पहचान लेता है या खोज लेता है और अपनी समस्या को हल कर लेता है। और इसी के द्वारा व्यक्ति के सीखने की जो प्रक्रिया है वो सदैव संपन्न होती रहती है। अब हम देखते हैं कि कोहलर का जो अधिगम सिद्धांत है इसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं या अधिगम के सिद्धांत में इसकी क्या उपयोगिता है। तो पहले इसकी उपयोगिता के बारे में या शैक्षिक उपादेयता के बारे में कहा जा सकता है कि सीखना जो है, सीखना सूझ पर आधारित है। सूझ पर आधारित होने के कारण सिखाने में इन्होंने समग्र के ऊपर बल दिया है। तो तात्पर्य पाठ्यक्रम को अलग अलग मतलब पाठ्यक्रम को अंश के रूप में न पढ़ा करके वास्तव में पाठ्यक्रम को हमें समग्र रूप में या पूर्ण रूप में हमको पढ़ाना चाहिए। गेस्टाल्टवाद शब्द जो जर्मन भाषा का है उसका अर्थ ही है समग्रता या पूर्णता। तो वास्तव में किसी व्यक्ति के बारे में जब हम उसे बताते हैं तो व्यक्ति जैसे हम किसी व्यक्ति के चेहरे के बारे में देखते हैं तो आंख, नाक, कान इनका अलग अस्तित्व तो है, लेकिन जब इनको एक कर देते हैं हम तो किसी व्यक्ति की मुख मुद्रा या चेहरे की बनावट हमको प्राप्त होती है। तो व्यक्ति चेहरे को पहले देखता है, बाद में उसकी दृष्टि जो है वो किसी की नाक पर, किसी की आंख पर, किसी के कान पर जाती है। तो तात्पर्य है कि गेस्टाल्टवाद सिद्धांत ये मानता है, कोहलर का सिद्धांत, कि व्यक्ति पहले पूर्ण को देखता है फिर अंश को देखता है। इसलिए सिखाए जाने की प्रक्रिया में पहले हमें पूर्ण के बारे में बता देना चाहिए, फिर उसके बाद पाठ या भाग के बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए। और सीखने की प्रक्रिया में इनके द्वारा कहा जा सकता है कि ये जो सिद्धांत है सूझ का, ये बड़ी क्लास में या बड़ी कक्षाओं में अधिक उपयोगी है। अधिक उपयोगी है। क्यों अधिक उपयोगी है? जाहिर सी बात है कि विद्यार्थी जितने विवेकशील होंगे, जितने बुद्धिमान होंगे, उनके द्वारा अपनी सूझ या अंतर्दृष्टि का उपयोग उतनी ही अधिक मात्रा में किया जा सकता है। और जितनी अधिक मात्रा में सूझ या अंतर्दृष्टि का उपयोग किया जाएगा, सीखने की प्रक्रिया उतनी ही सरल तरीके से या कह लीजिए बड़े ही व्यवहारपरक तरीके से या अनुसंधान तरीके से, अनुसंधान पूर्ण तरीके से, जिसे सूझ या अंतर्दृष्टि इनके शब्दों में कहा जा रहा है, संपन्न हो सकती है। और तीसरी बात, सीखने का जो सबसे बड़ा उदाहरण है, सीखने का हस्तांतरण या पक्षांतर को इनके द्वारा कहा जा रहा है कि सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति के द्वारा एक स्थान पर सीखा गया ज्ञान दूसरे स्थान पर समस्या के समाधान में सहायक होता है। ये इनके
द्वारा बड़ी भारी विशेषतापूर्ण बात कही गई है कि सीखने की जो प्रक्रिया है वो बार बार प्रयत्न एवं भूल के द्वारा नहीं संपन्न होती है, वरन सूझ या अंतर्दृष्टि के द्वारा संपन्न होती है। सूझ या अंतर्दृष्टि एक बार उत्पन्न हो जाने पर अगली समस्या के समाधान में अनुभव जो है वो कार्य करता है और व्यक्ति परिमार्जित ढंग से व्यवहार करने लगता है। और इनके सिद्धांत की एक जो और विशेषता कही जा सकती है वो ये है कि समायोजन के विकास में या समायोजन प्राप्त करने में ये बहुत सहायक है, क्योंकि व्यक्ति जैसे जैसे अपने परिवेश या वातावरण में जिसके साथ वो समायोजन करना चाहता है, यदि व्यक्ति की सूझ या अंतर्दृष्टि मजबूत है, सशक्त है, तो वो किसी भी परिवेश या वातावरण में समायोजन प्राप्त कर लेता है। तो अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत के द्वारा हमें छात्रों को व्यवहार को समायोजित करने में या समायोजन कराने में हमको सहायता प्राप्त होती है। और इसके अलावा इस सिद्धांत के द्वारा छात्रों में आत्मविश्वास की वृद्धि की जा सकती है। जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे उनकी अंतर्दृष्टि या सूझ या समझ विकसित होती जाएगी और वो उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान करने में समर्थ होते जाएंगे, तो जो समस्या का समाधान करने में वो समर्थ हो रहे हैं, इसके कारण उनके व्यक्तित्व का विकास होगा और उनके अंदर आत्मविश्वास की भावना जो है वो जागृत हो सकती है। और इसके अतिरिक्त कहा जा सकता है शिक्षा में गणित या विज्ञान जैसे जटिल विषय को या व्याकरण जैसे विषयों को जिसमें पूर्व में सीखे गए ज्ञान का ज्यादा उपयोग होता है या पूर्व अनुभव की उपयोगिता ज्यादा होती है, तर्कशीलता ज्यादा होती है, चिंतन की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, तर्क की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, तो विज्ञान गणित और व्याकरण जैसे विषयों को सिखाने में कोहलर का जो सिद्धांत है ये बहुत उपयोगी है। तो कहा जा सकता है कि कोहलर महोदय ने पूर्व में प्रचलित अधिगम सिद्धांत जो थे उनको एक प्रकार से नकारा या उनकी खामियों की ओर लोगों का दृष्टिपात किया और ये बताने में सफल हुए अपने सिद्धांत के द्वारा कि पूर्व में जो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत या उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत जो या पुनर्बलन आधारित सिद्धांत जो है वह बहुत प्रासंगिक नहीं है। वो पशुओं के लिए तो प्रासंगिक हो सकते हैं, छोटी क्लास में प्रासंगिक हो सकते हैं, लेकिन मनुष्य एक बुद्धिमान विवेकशील प्राणी है और विवेकशील और बुद्धिमान प्राणी जो है वो किसी कार्य को सीखने में अपनी ऊर्जा और समय को नष्ट नहीं करता है, वो बार बार प्रयत्न एवं भूल के द्वारा नहीं सीखता है, वरन समग्र समस्या का अवलोकन और निरीक्षण करते हुए वो सही ढंग से प्रत्यक्षण करता है और प्रत्यक्षण के द्वारा उसे अंतर्दृष्टि या सूझ प्राप्त होती है और ये अंतर्दृष्टि या सूझ जो है उसके सीखने का सबसे सबल पक्ष है। और अंतर्दृष्टि या सूझ अचानक उत्पन्न होती है, इसे एक आहा अनुभव के रूप में देखा जा सकता है और व्यक्ति को सीखने के द्वारा संतोष की प्राप्ति होती है, अनुभव की प्राप्ति होती है और ये जो अनुभव है उसके व्यवहार में या दृष्टिकोण में परिमार्जन लाता है और ये अनुभव जो प्राप्त हुआ है उसे अगली समस्या के समाधान में सहायक होता है। तो एक प्रकार से कोहलर के द्वारा मनुष्य को एक बुद्धिमान प्राणी मानते हुए अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए ये बताया गया कि सीखना प्रयत्न एवं भूल के द्वारा ना होकर के सीखना सूझ या अंतर्दृष्टि के द्वारा होता है। और मनुष्यों के संदर्भ में ये बात और प्रासंगिक ढंग से कही जा सकती है क्योंकि मनुष्य जो है वो प्रकृति का सबसे बुद्धिमान प्राणी है और जो सबसे बुद्धिमान प्राणी है वो सीखने में अपनी ऊर्जा, अपना समय या अपना धन व्यर्थ में नहीं गवाएगा, वरन अपने सूझ या मस्तिष्क या अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखने की प्रक्रिया को सचेत ढंग से संपादित करेगा। तो यही कोहलर का अधिगम सिद्धांत है जिसे सूझ या अंतर्दृष्टि का अधिगम सिद्धांत कहा जाता है। तो इसी प्रकार आगे भी हम अध्ययन करते रहेंगे। धन्यवाद।